हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी साथियों के लेकर के आए हैं हिंदी मोस्ट बीबीआई 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके लिए एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज जो हम आपके सामने लाए हैं 50 ऑब्जेक्टिव, ये आपके लिए एग्जाम के तौर से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप इनको ध्यान से देखिएगा। आप जो है इन प्रश्नों को जो हम आज बताने के लिए जा रहे हैं, आप इनको ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए, अगर यह वीडियो देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाला है इस वीडियो से, क्योंकि यह वीडियो बहुत बहुत क्या मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो चलते हैं अपनी प्रश्न की ओर, देखते हैं आगे। एक नंबर में प्रश्न है आपका, श सौ वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो सौ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी मुर्दा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुर्दा हो जाएगा। मुर्दा, यह आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। मुर्दा, मुर्दा आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मुर्दा आपका सही हो जाएगा। सा का उच्चारण स्थान क्या है? मुर्दा। देखिए, हम जो है आपको प्रश्न के उत्तर के साथ साथ एक्स्ट्रा भी बताते जाएंगे। अगर उससे भी रिलेटेड आपके एग्जाम में कुछ आता है तो आप उनको हल करिएगा, आप आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए, पहला में आपका कंठ। कंठ किस, आखिरकार कंठ जो है यह किस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है? कंठ से। अगर आपसे पूछा जाए, जैसे कंठ में जो है आपका क्या सब आ जाता है? आपका आ जाता है, ह आ जाता है और क वर्ग आ जाता है। क वर्ग और ह, यह किस में आ जाता है? यह आपका क वर्ग कंठ में चलाता है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में अ का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप क्या आंसर दीजिएगा? कंठ। क्या दीजिएगा? कंठ। अगर आपसे आ पूछा जाएगा तो भी कंठ हो जाएगा। क वर्ग, क वर्ग क्या होता है? देखिए, क वर्ग में जैसे आप जानते होंगे क ख ग घ अंग, यह सब किस में आता है? यह सब क वर्ग में आता है। अगर हम क वर्ग लिख दिए तो समझ लीजिए क में सब चीज आ जाएगा। और हाँ, इसका उच्चारण स्थान क्या है? इसका भी उच्चारण स्थान कंठ है। समझ गए? अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए, प्रश्न आ जाए अ आ क और क के अंदर आने वाले प्रत्येक वर्ण, और अगला है ह, अगर आप इससे एग्जाम में रिलेटेड प्रश्न आता है तो आप इसका आंसर क्या मारिएगा? इसका आंसर आप कंठ मारिएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रकार से आपका सही होगा। लेकिन उसके बाद तालु है। तालु में किसका उपयोग होता है? तालु में देखिए, हर्षई हो गया, दीर्घई हो गया, च वर्ग हो गया, और आपका तालब्यशो। तालब्यशो यह आपका चले आएगा तालु में। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी एग्जाम प्रश्न बनता है तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। और मुर्दा में क्या आता है? मुर्दा में देखिए आपका क्या जाता है? री हो गया आपका, और मूर्धन्य सो हो गया। इसको कौन सा मोड़ बोला जाता है? मूर्धन्य सो बोला जाता है। कौन सा रो? कौन सा स? मूर्धन्य स। और इसके बाद इसमें चलाता है ट वर्ग। ट वर्ग इसमें चले जाता है। इसका उच्चारण स्थान क्या है? इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। क्या है? मूर्धा है। तो देखिए, स मूर्धन्य सो इसी में चले जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको मूर्धन्य सो बोला जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मूर्धा। मूर्धा हो जाएगा। ओष्ठ में क्या आ जाता है? ओष्ठ में देखिए हर्षुकार आ जाता है, दुर्घुकार आ जाता है, और इसमें प वर्ग चला जाता है। इसका उच्चारण स्थान क्या है? इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी। लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है यहाँ प्रश्न में? स का स मूर्धन्य सो का उच्चारण स्थान क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मूर्धा। ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन ह्रस्व स्वर है? देखिए, इनमें से कौन ह्रस्व स्वर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अ। ह्रस्व स्वर, पहले यह जान लेते हैं ह्रस्व स्वर होता क्या है। जिस स्वर के उच्चारण में कम समय का टाइम लगता है, कम समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर में ह्रस्व स्वर चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? ह्रस्व स्वर चार प्रकार के होते हैं। और कौन कौन सा होता है यह देखिए। अ हो गया आपका, देखिए इसमें क्या आ जाएगा? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अ हो जाएगा, क्योंकि अ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कम समय लगता है। इसको उच्चारण करने में कम समय लगता है, तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अ हो जाएगा। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में कौन योजक चिन्ह है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसको इंग्लिश में हाइपन मार्क्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपन मार्क्स भी कहते हैं। तो योजक चिन्ह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला चलते हैं, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है? तालीम। तालीम देखिए गलत है, क्योंकि लो में जो है इसमें दीर्घिकार होता है। इस प्रकार से आपका गलत हो जाएगा।
विलीन। विलीन आपका सही है, बहुमुखी गलत है। किस प्रकार से गलत है? क्योंकि माँ में जो है हर्षुकार होता है, इस प्रकार से यह गलत है। और डी जो है प में जो है दीर्घिकार है, इसमें हर्षिकार होता है, इसलिए यह भी आपका गलत है। तो सही क्या हो जाएगा? विलीन। विलीन आपका शुद्ध शब्द है। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास पूर्ण से अल्प मात्रा में निकले और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास पूर्ण से अल्प मात्रा में निकले और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए उन्हें क्या कहते हैं? उसे अघोष वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। अगला प्रश्न है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए वह क्या कहलाती है? जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, युग्मक ध्वनियों। क्या कहलाती है? युग्मक ध्वनियों। देखिए अगली प्रश्न है, महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? संधि विच्छेद, देखिए संधि को 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है और विसर्ग संधि होता है। तो यहाँ आपसे पूछा क्या जा रहा है? तो संधि विच्छेद, महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? अगर आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न आता है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो आप आंसर दीजिएगा 3 प्रकार के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आप इनको ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या है? महाजोड़ उत्सव। क्या हो जाएगा? महाजोड़ उत्सव। इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। महाजोड़ उत्सव महोत्सव हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यशः जोरदा की संधि है, कहने का मतलब है संधि विच्छेद क्या है? इसका संधि क्या है? संधि क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यशः जोरदा का संधि है यशोदा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, यशोदा आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगली प्रश्न, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पौ जोड़ अन। पौ जोड़ अन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, पवन। पौ जोड़ अन, पवन जो है आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तारा एकदम टूट जाए, वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो जब आप कोई वाक्य लिखते हैं तो उसके अंत में आप पूर्ण विराम देते हैं, वही आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, कहने का मतलब है जहां वाक्य लिखने के बाद, एक लाइन वाक्य बनाने के बाद आप उसके बाद पूर्ण विराम देते हैं, वही आपसे पूछा जा रहा है कि तारा एकदम टूट जाए, वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण विराम। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण है? देखिए लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिसका उच्चारण करने में, पुल्लिंग शब्द का उच्चारण करने में जो है पुरुष जाति का बोध हो, जिस शब्द का उच्चारण करने में पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिस शब्द का उच्चारण स्थान में स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो यहाँ आपसे क्या पूछा जा रहा है? कीर्तन। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न बन के आ सकता है कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए, पुल्लिंग। देखते हैं अगला प्रश्न, एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एकता शब्द। तो शब्द किस लिंग का उदाहरण है? इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पुल्लिंग। इसका भी आंसर एकता। एकता, जैसे आप इसका उपयोग करके देखिए, किसी भी चीज में इसका उपयोग करके जोड़िए, सेंटेंस बनाइए, तो देखिएगा आप इसका उच्चारण पुल्लिंग के तौर पे कर रहे होंगे। यह हमारी एकता है, यह हमारी एकता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला है, कुंजरा शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कुंजरीन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कुंजरीन। अगला प्रश्न है, परिणाम शब्द में कौन उपसर्ग है? तो पहले यह जानिए कि उपसर्ग होता क्या है। उपसर्ग वह शब्द या शब्दांश है जो किसी शब्द के शुरू में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो परिणाम। देखिए अगर आपको उपसर्ग नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको पहले तोड़िए, शब्द को तोड़िए और इसके शुरू में जो शब्द आ जाए वह आपका क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। जैसे आपका परिणाम है, तो परिणाम को आप किस प्रकार से तोड़िएगा? परिणाम, परि जोड़ अनाम, परि जोड़ अनाम, तो क्या बनेगा? परिणाम। तो इसका शब्द में क्या आया शुरू में? परि। इसका उपसर्ग क्या हो जाएगा? परि। ऑप्शन नंबर ए, परि सही हो जाएगा। देखते हैं अगली प्रश्न, गायक में कौन प्रत्यय है? तो देखिए पहले प्रत्यय समझिए, प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय वह शब्द या शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है,
उसे प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्रत्यय कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए गायक। तो इसको पहले तोड़िए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको पहले तोड़िए, उसके बाद समझने का प्रयास कीजिए। तो गायक को कैसे तोड़िएगा आप? देखिए गायक को कैसे तोड़िएगा? गाय जोड़ अक, गाय अक, गाय जोड़ अक, गायक। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अक प्रत्यय हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए शब्द जो है अर्थ के विचार से दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। और बनावट के विचार से शब्द तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? यौगिक शब्द, रूट शब्द और योग रूट शब्द। तीन प्रकार के होते हैं बनावट के विचार से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रचना या बनावट के विचार से तीन प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थ के विचार से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आप इनका आंसर दीजिएगा दो प्रकार के। अर्थ के विचार से दो प्रकार के होते हैं, लेकिन बनावट के विचार से तीन प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि व्यवहार के उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पे जो है चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? और व्यवहार के विचार से पांच प्रकार के होते हैं। समझ गए? तो अर्थ के विचार से दो, बनावट के विचार से तीन, व्यवहार उत्पत्ति के विचार से चार, व्यवहार के विचार से पांच। तो आपको यहाँ क्या पूछा जा रहा है? रचना अथवा बनावट। तो बनावट के हिसाब से हम कितना बताएं? तीन। तीन बनावट के विचार से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी तीन सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में यौगिक शब्द है, यौगिक शब्द किसे कहते हैं? तो देखिए यह जो है यौगिक शब्द किसका उदाहरण है? यह अर्थ की रचना के बनावट या विचार के शब्द से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। रूट शब्द, यौगिक शब्द और योग रूट शब्द। और यौगिक शब्द यहाँ आपसे पूछा जा रहा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? किसी भी शब्द को तोड़ने के बाद उसका कोई अर्थ हो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। तो आप देखिए जैसे पीला, पीला को अगर आप तोड़िएगा तो क्या इसका कोई अर्थ बन रहा है? पीला को जैसे तोड़िए, पी जोड़ ला, इसका कोई अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। नमक, नमक को कैसे तोड़ ही नहीं पाइएगा नमक, तो इसका भी कोई अर्थ नहीं होगा। ना ही यह आंसर होगा, ना ही यह आंसर होगा। कान, इसको भी नहीं तोड़ पाइएगा, और अगर तोड़ भी लेते हैं तो इसका कोई अर्थ ही नहीं निकल पाइएगा आप। जैसे आप दूध वाला को तोड़िए, दूध जोड़ वाला अर्थात दूध देने वाला, दूध वाला कहलाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसको तोड़िएगा तो इसका कोई अर्थ निकलेगा। तो यौगिक शब्द किसे कहते हैं? किसी भी शब्द को तोड़ने के बाद उसका कोई अर्थ हो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी दूध वाला। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द क्या होता है? यह जो है चार प्रकार के शब्द अर्थ के विचार से दो, बनावट के विचार से तीन, व्यवहार उत्पत्ति के विचार से चार, व्यवहार के विचार से पांच। और यह जो है चार इसी में आता है तद्भव। तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, देशज हो गया, विदेशज। व्यवहार के विचार से, व्यवहार के विचार से कितना? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तद्भव। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तद्भव शब्द संस्कृत और प्रकृति के मिला, संस्कृत और प्रकृति शब्द को मिलाने के बाद जो है हिंदी शब्द बना। हिंदी शब्द जिससे संस्कृत शब्द जिसका उच्चारण संस्कृत में भी होता है और प्रकृति में भी होता था, उसका उच्चारण हिंदी में भी होने लगा है। वैसे शब्द को ही क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आग हो जाएगा। आग का उपयोग प्रकृति में, संस्कृत में भी होता है और इसका प्रयोग अब हिंदी में भी किया जाने लगा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द क्या होता है? देखिए इसका इसका जो है संस्कृत में उपयोग होता था, लेकिन अब जो है इनका उपयोग हिंदी में भी होने लगा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खड़पड़। खड़पड़ हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए खड़पड़ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद हैं? देखिए सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। और कौन कौन होते हैं यह भी नाम जान लीजिए। पहला होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है आपका निजवाचक सर्वनाम, तीसरा हो जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम,
चौथा हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम, छठा हो गया संबंधवाचक सर्वनाम, और पांचवा हो गया संबंधवाचक, और छठा हो गया आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस प्रकार से 6 सर्वनाम होता है। और यहाँ प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो इसका आंसर क्या दीजिएगा आप? 6, ऑप्शन नंबर सी 6। अगला प्रश्न है मोहन ने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो देखिए मोहन ने कुछ नहीं खाया, यह आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी अनिश्चयवाचक हो जाएगा। और किस प्रकार से होगा? देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वैसे सर्वनाम जिसका कोई अर्थ नहीं हो, जिसका कोई अर्थ नहीं हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वैसे सर्वनाम जिसका कोई अर्थ ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए जैसे में कोई कुछ क्या है? अगर आपको कोई सेंटेंस दे रहा हो, अगर आप उसमें लिखा हुआ हो कोई या कुछ, तो आप उनसे पकड़ लीजिएगा कि यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहन ने कुछ नहीं खाया। देखिए यहाँ पे कुछ है तो आप इनसे पकड़ लीजिएगा, क्योंकि अनिश्चयवाचक है। 2 उदाहरण होता है, एक होता है कोई और दूसरा होता है कुछ। कोई और कुछ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं 22 नंबर का प्रश्न, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कलम तोड़ने का मुहावरे का अर्थ है बढ़िया लिखना। कोई बोलेगा, कोई स्टूडेंट बोलेगा कि तुमने तो कलम तोड़ के लिखा है, उसका कहने का तात्पर्य है तुम बहुत अच्छे लिखे हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन नंबर बी बढ़िया लिखना। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर, 23 नंबर की ओर। देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द है? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी चिड़िया हो जाएगा। किस प्रकार से होगा? देखिए चिड़िया क्या होता है, किस प्रकार से लिखा जाता है? तो देखिए चिड़िया में जो है ये अगर चांद बिंदु दिया रहता है, लेकिन यहाँ पर चांद बिंदु नहीं है, तो इस प्रकार से यह आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी चिड़िया अशुद्ध शब्द है। प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चिड़िया। चलते हैं आगे, बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए पर्यायवाची शब्द क्या होता है कि कोई भी चीज का कोई नाम है तो उसको और किस नाम से जानते हैं, उसी को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो बिजली, तो बिजली को हम और किस नाम से जानते हैं? तो बिजली को और हम दामिनी के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दामिनी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दामिनी जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे, पयोधर, पयोधर किसका पर्यायवाची है? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पयोधर पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पयोधर को और किस नाम से जानते हैं या किसका पर्यायवाची शब्द है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बादल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बादल का पर्यायवाची शब्द दामिनी होता है। आगे देखते हैं, कुटिला शब्द का विलोम है। कुटिला शब्द का विलोम शब्द है। तो देखिए कुटिला शब्द विलोम शब्द क्या होता है? विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। कुटिला का उल्टा क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुटिला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरल। ऑप्शन नंबर बी सरल जो है इसका उल्टा होता है कुटिला, या कुटिला का उल्टा होता है सरल, जो आप कहिए। देखते हैं अगला प्रश्न, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा और विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? नाम बोधक कहते हैं। नाम बोधक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी नाम बोधक क्रिया सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस कौन संज्ञा है? तो रामचरितमानस देखिए संज्ञा कहते हैं किसे? किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो आप क्या आंसर लगाइएगा? 5। कौन कौन सा? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है रामचरितमानस, तो देखिए इसका आंसर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया आंसर। और किस प्रकार से? किसी खास व्यक्ति या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। रामचरितमानस एक खास पुस्तक का नाम है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है किस वाक्य में प्रविशेषण है? इस वाक्य में प्रविशेषण है, पूछा जा रहा है इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है? तो पहले यह जानिए कि प्रविशेषण क्या होता है।
विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। देखिए, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। कौन सा सेब? कश्मीरी सेब। लाल क्या है आपका? विशेषण है। और यह किसकी विशेषता बता रहा है? कश्मीरी सेब का। तो कश्मीरी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कश्मीरी आपका प्रविशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, कश्मीरी। अगला प्रश्न है, किस समय में विशेष्य विशेषण अथवा उपमा उपमान का संबोध होता है, संबंध हो, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, यह जो प्रश्न है आपका समास से है। समास क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं, उसे समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययीभाव समास, कर्मधारय अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। 6 प्रकार के होते हैं। और एक नग्य समास होता है, उसका गिनती समास में नहीं होता है, लेकिन आपके एग्जाम में उससे भी प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ आपसे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है? किस समय में विशेष्य विशेषण अथवा उपमा उपमान का संबंध हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास सही हो जाएगा। चलिए आगे, सीताराम शब्द में कौन समास है? देखिए, सीताराम, सीताराम, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समास हो जाएगा। सीताराम में कौन समास है? द्वंद्व समास क्या होता है? जोड़ा, किसी भी चीज का जोड़ा लगाइए। आप कैसे पता कीजिएगा कि यह द्वंद्व समास है? जैसे आपके सामने प्रश्न आएगा, लोटा डोरी हो गया, सीताराम हो गया, और जोड़ा लगाकर अगर आए तो आप समझ लीजिएगा द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। जैसे रात दिन हो गया, या क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचवटी शब्द में कौन समास है? यह भी आपका प्रासमास से रिलेटेड प्रश्न है। तो पंचवटी, इसका आंसर द्विगु समास होगा। और किस प्रकार से होगा यह भी समझिए। द्विगु समास आप कैसे पहचानिएगा कि यह द्विगु समास है? किसी भी शब्द के आगे में अगर संख्या से संबंधित हो, जैसे यहाँ देखिए, पंचवटी, पंचवटी, बटी को हटाइएगा तो पंच आता है। पंच मतलब 5, संख्या से रिलेटेड है, इसलिए इसको द्विगु समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, द्विगु समास हो जाएगा सही। समझ गए? तो चलिए आगे, क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो देखिए, रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। और कौन कौन होते हैं? तो देखिए, वाक्य, सरल वाक्य हो गया, मिश्र वाक्य हो गया, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, 3 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, रात और संध्या के बीच की बेला इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रात और संध्या के बीच की बेला इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। ऑप्शन नंबर बी, गोधूली। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गोधूली सही हो जाएगा। चिंता में रात भर जगना किस मुहावरे का अर्थ है? देखिए, चिंता में रात भर जगना मुहावरे का अर्थ है तारे गिनना। ऑप्शन नंबर डी, तारे गिनना। चलते हैं आगे, शेर के समान बलवान किस पदबंध का उदाहरण है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विशेषण पदबंध। पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? पदबंध 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। चलते हैं आगे, 38 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द को वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो वचन 2 प्रकार के होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, वचन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर के अनुसार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में किसका एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है? देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर के अनुसार पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा भारत में किसका एक प्रमुख कारण है? तो बेरोजगारी का। अगर जाति के आधार पर अगर आपको पेशा काम बांध दिया जाए, अगर आप उसमें निपुण नहीं है तो आप बेरोजगार हो जाइएगा। यह भीमराव अंबेडकर जी का कहना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। ऑप्शन नंबर ए
सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बेरोजगारी का कारण है। निम्नलिखित में सेन साहब की एक बेटी का नाम है, तो देखिए सेन साहब की 5 बेटी थी। कितनी बेटी थी? 5 बेटी थी। देखिए पहचानिए। ऑप्शन नंबर ए कुसुम, यह नहीं होगा। लक्ष्मी भी नहीं होगा। नेहा, यह भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी एक आ जाता है शेफाली। शेफाली क्या हो जाएगा? सेन साहब की 5 बेटी में से एक बेटी का नाम है शेफाली। क्या हो जाएगा? शेफाली। चलते हैं आगे। प्रश्न, मैक्स मूलर रचित भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाषण। भारत से हम क्या सीखे, यह क्या है? यह भाषण है। और किसके द्वारा दिया गया था? मैक्स मुलर जी के द्वारा। किसके द्वारा? मैक्स मुलर जी द्वारा दिया गया था। और यह मैक्स मुलर जो लेखक है, किन पाठ के लेखक है? भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक है। भारत से हम क्या सीखे के लेखक है मैक्स मुलर जी। और यह क्या है? एक भाषण है। ऑप्शन नंबर डी भाषण सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाणभट्ट की आत्मकथा। ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, हिंदी तथा इनकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां, हिंदी के अलावे प्रत्येक भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है? तो वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए देवनागरी सही हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न 44 नंबर की ओर। गुरु नानक हिंदी के किस भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि हैं? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुरु नानक किस भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि थे? इसका आंसर हो जाएगा निर्गुण भक्ति धारा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में लिखा हुआ है निर्गुण संत भक्ति धारा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आपके एग्जाम में या सिर्फ निर्गुण भक्ति धारा भी मिल सकता है लिखा हुआ ऑप्शन के तौर पे। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आगे 45 नंबर प्रश्न की ओर। कृष्ण भक्त कवि रसखान किस छंद में सिद्ध थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सवैया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सवैया आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवि घनानंद किस मार्ग को अति सुधो कहते हैं? अति सरल, पूरा सरल किसे कहते हैं? कवि घनानंद किसे कहते हैं? प्रेम मार्ग को। प्रेम मार्गी कवि घनानंद किस मार्ग की कवि थी? प्रेम मार्ग की कवि। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रेम मार्ग को जो है अति सुधो कहते हैं। कौन? कवि घनानंद। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी प्रेम मार्ग को। अगला प्रश्न है, कवि प्रेमघन का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। कवि प्रेमघन, प्रेमघन का पूरा नाम क्या था? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक में भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? इसका आंसर हो जाएगा ग्राम्या। ग्राम्या जो भारत माता शीर्षक जो है कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? कहने का अर्थ है कहां से लिया गया है? कहां से लिया गया है? ग्राम्या से लिया गया है। कहां से? ग्राम्या से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? बी आर नारायण जो है इन्होंने दही वाली मगम्मा, श्रीनिवास जी इनके लेखक हैं और इनको हिंदी में रूपांतरित किए हैं बी आर नारायण जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी दही वाली मगम्मा सही हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है, टीले की ओर निकलते निकलते लक्ष्मी किसके इंतजार में कुछ पिछड़ गई? किसके इंतजार में? जब बाढ़ आया गांव में और अच्युत की माँ। रियली इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। किस प्रकार से होगा? अच्युत की माँ जो है लक्ष्मी जो है बाढ़ आने पर टीले की ओर दौड़ती है, जाती है और अच्युत उसे ऐसा लगता है कि अच्युत हमें पुकार रहा है और पीछे मुड़ के देखती है तो उसका पैर फिसल जाता है और वह गिरने लगती है। किसको पीछे इंतजार में, देखने के इंतजार में? अच्युत के इंतजार में। इस प्रकार से यह समाप्त होता है। यह जो है 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो था आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आप इनको एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा। अगर समझ में नहीं आया हो, यह प्रश्न आपके लिए मोस्ट वीवीआई है। थैंक यू।